आज की कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वो एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं जहां से जिंदा बच के आना भी मुश्किल हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इशिता और कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम होते हैं इवन और सैम। ये दोनों न्यू ईयर के मौके पर पिकनिक मनाने के लिए एक वाटरफॉल के पास जा रहे होते हैं। फिर कुछ सामान खरीदने के लिए रास्ते में वो एक होटल के पास कार को रोकते हैं और जब सैम कार से उतरती है तो पास की गाड़ी में एक डॉग को देख के वो डर जाती है, जिसके बाद वो सामान खरीदने के लिए चली जाती है और इवन मैप पर उस वाटरफॉल का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन मैप देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो पास के उस गाड़ी ड्राइवर जिसका नाम जर्मन है उसे वाटरफॉल का रास्ता पूछता है, जिस पर जर्मन उस वाटरफॉल की तरफ जाने के बजाय स्टोन क्रीक नाम की एक जगह का रास्ता बताता है और कहता है कैंपिंग करने के लिए स्टोन क्रीक जाना सबसे अच्छा रहेगा। जिसके बाद सामान खरीदकर सैम भी आ जाती है। फिर दोनों स्टोन क्रीक की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में इवन नोटिस करता है कि वही गाड़ी का ड्राइवर जर्मन उनका पीछा कर रहा है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और कार की एक्सीडेंट होते होते बच जाती है। फिर इवन देखता है कि वो गाड़ी दूसरी तरफ निकल गया है, मतलब वो फालतू में टेंशन ले रहा था। इसके बाद एक दूसरी रोड से जाते हुए दोनों थोड़ी देर में उस कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही एक कार खड़ी हुई है। तो दोनों उस कार को इग्नोर करके थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पर वो अपना कैंप लगाएंगे, लेकिन पास में ही एक कैंप पहले से लगा हुआ था, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद कोई और लोग भी यहाँ कैंपिंग के लिए आए हैं जो कहीं आसपास घूमने गए होंगे। जिसके बाद वो भी अपना कैंप लगा लेते हैं। फिर इवन रात को आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने यहाँ से थोड़ा दूर जाता है, जहाँ उसे एक बच्चे की टोपी मिलती है, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद किसी बच्चे ने फेंक दी होगी, तो वो इग्नोर कर देता है और वापस कैंप में आ जाता है। फिर शाम होते ही वो आग जलाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने के लिए जर्मन और उसका भाई चुक एक बार में जाकर ड्रिंक करते हुए दो लड़कियों के साथ बातें कर रहे होते हैं और उसी दौरान चुक फोन से दोनों लड़कियों की फोटो लेता है, लेकिन उसकी ये हरकत देखकर जर्मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर जब दोनों वॉशरूम जाते हैं तब जर्मन चुक से वो फोन लेकर जमीन में पटक कर तोड़ देता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा मत करना, तुम्हें पता है ना ये फोन किसकी थी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं पिछली बार बहुत सालों तक जेल में रहा। ये कहकर जर्मन वहाँ से चला जाता है। अब असल में ये फोन किसकी थी ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब जैसे ही काउंटडाउन करके न्यू ईयर शुरू होता है, तभी चुक एक लड़की को जबरदस्ती किस करने लगता है, जिससे वो लड़की उसे गाली देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं इवन और सैम भी न्यू ईयर के लिए काउंटडाउन करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अगली सुबह इवन से पहले सैम उठती है और उस दूसरी टेंट की तरफ चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि अब तक उन्हें वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आया था। उसके बाद इवन सैम को ढूंढने लगता है। तभी सैम उसे पुकारती है, तो वो भी जाकर देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब आज के दिन वो वापस घर जाने वाले थे, लेकिन कार की टायर पंक्चर हो गई थी, तो इवन टायर चेंज करने लगता है और वहीं सैम अपना सामान लेकर कार की तरफ आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान बच्ची सैम के पीछे आ रही होती है, पर सैम उसे नहीं देख पाती और कार तक आ जाती है, लेकिन और भी सामान बाकी था, तो सैम फिर से टेंट की तरफ वापस जाती है। इधर इवन कार का टायर खुल नहीं पा रहा था और तभी सैम उसे जोर से पुकारती है, तो वो जल्दी से उसकी तरफ भाग कर जाता है और देखता है एक छोटी सी बच्ची बेहोश पड़ी हुई है। दोनों ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये किसकी बच्ची हो सकती है, तो इवन सैम को बच्ची की इलाज के लिए मेडिकेट लाने टेंट में भेजता है और फिर उसका इलाज करके दोनों उसे लेकर अपनी कार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी कार खराब हो चुकी थी, इसीलिए इवन सोचता है कि वो पास में खड़ी कार से निकल जाएंगे। तो इवन उस कार के अंदर जाकर चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें चुक होता है, जिसको देखकर इवन और सैम उसे मदद मांगते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर उन्हें एक बच्ची मिली है। और उस बच्ची को देखते ही चुक घबराने लगता है, पर उनसे कहता है, मैंने 2 दिन पहले इस बच्ची के परिवार वालों को यहाँ पर देखा था, वो शायद आसपास ही कहीं फंस गए होंगे, हमें इस बच्ची के लिए उन्हें ढूंढना चाहिए। तो इवन भी उसके बात पर अग्री कर लेता है। फिर चुक अपनी कार से गन निकाल कर लाता है और उनको बताता है कि वो असल में एक पिग हंटर है। जिसके बाद इवन सैम को कार में रुकने के लिए कहकर चुक के साथ उस परिवार को ढूंढने निकल जाता है।
वहीं सैम उस बच्ची को लेकर कार में होती है। तभी वहाँ पर गाड़ी लेकर जर्मन आता है तो उसको देखकर सैम बताती है कि हमें यहाँ एक अकेली बच्ची मिली है जिसके माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड और एक आदमी जो शायद यहाँ के आसपास का होगा, दोनों इसके माँ बाप को ढूंढने निकले हैं। उधर इवन और चुक थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें कुछ लाशें पड़ी हुई मिलती हैं, जिनको देखकर इवन घबरा जाता है। पर उनमें से एक औरत अभी भी जिंदा थी, तो इवन उसकी मुंह की पट्टी खोलकर उसे होश में लाता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन इसी वक्त चुक गन से उस औरत को शूट करके मार देता है और इसकी आवाज सैम और जर्मन भी सुन लेते हैं। जिसके बाद जर्मन अपने गाड़ी से गन लाने के लिए जाता है तो सैम डर के मारे जल्दी से कार में आकर दरवाजा लॉक कर देती है, लेकिन जर्मन आकर गन से कार का विंडो तोड़ देता है। पर तभी सैम एक चाकू से उसका हाथ काट देती है और बच्ची को लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन जर्मन अपनी शर्ट उतारकर किसी तरह हाथ बांध लेता है और अपने कुत्ते को सैम की तरफ छोड़कर वो भी सैम की पीछा करने लगता है। वहीं इवन को समझ नहीं आ रहा था कि चुक ने इस औरत को क्यों मार दिया। तभी चुक कहता है कि इन सभी को मैंने और मेरे भाई ने मिलकर मारा है और अब तुम्हारी बारी है। अब अचानक चुक ये सब क्या कह रहा है और दोनों भाई ने मिलकर क्यों और किस तरह इनको मार दिया, ये समझाने के लिए हमें कहानी में 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक फैमिली न्यू ईयर के ठीक 2 दिन पहले इसी जगह पर कैंपिंग करने आई थी, जिसमें हस्बैंड का नाम रॉबिन और उसकी वाइफ का नाम मेरी होता है और उनके 2 बच्चे थे, एमा और ऑली। ये वही बच्ची थी जिसको हमने सैम के पीछे आते हुए देखा था। अब ये लोग यहाँ आकर बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिता रहे होते हैं। रॉबिन सबके लिए खाना बनाने लगता है जो उसको बहुत पसंद है। फिर रात को ये सब खाना खाकर बॉनफायर के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। तो बातों बातों में रॉबिन सबको बताता है कि इधर पास में ही एक जगह है जहां कुछ लोग इधर आने वाले टूरिस्ट को बंदी बनाकर उनको लूटकर मार डालते हैं, जिसे सुनकर एमा थोड़ा घबरा जाती है। पर अपनी बेटी को घबराया हुआ देखकर रॉबिन उसे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और उसे खुश करने के लिए गिटार भी बजाता है और इस तरह मजे मस्ती करके कुछ देर बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। अब आधी रात को अचानक एमा चिल्लाने लगती है तो उसके मॉम डैड जाकर देखते हैं कि एमा कोई बुरा सपना देखकर डर रही है, तो वो उसे शांत करते हैं। फिर अगले दिन रॉबिन और मेरी ऑली को साथ लेकर पास में ही ट्रैकिंग करने निकलने वाले होते हैं। साथ ही वो एमा को जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जाना चाहती। तो उनके जाने से पहले एमा सबकी फोटो लेती है, जिसके बाद वो चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद एमा वहां अकेली बैठकर अपने फोन में फोटोज देखने लगती है। तभी उसे पीछे की झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, तो वो डर के मारे सेफ होने के लिए कार में जाकर बैठ जाती है और कुछ देर में उसे नींद भी आ जाती है। पर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वहाँ पर गाड़ी लेकर 2 आदमी आते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि चुक और जर्मन ही होते हैं। साथ ही पिंजरे के अंदर उनका डॉग भी होता है। फिर दोनों उतरकर सामने वाली कार के पास आते हैं जिसमें एमा सो रही थी, तो दोनों एमा को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। जर्मन चुक से कहता है कि चलो इसे उठाकर हम अपने साथ ले जाते हैं, ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। जिस पर चुक कहता है कि पिछली बार तुमने ऐसे ही किया था, जिससे तुम्हें जेल भी हुई थी। लेकिन जर्मन कहता है जो होगा देखा जाएगा, ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। फिर जर्मन उनके टेंट की तरफ जाकर चेक करने लगता है कि एमा के साथ कोई है या वो अकेली आई है। वहीं एमा नींद से जाग जाती है तो एक अनजान आदमी को देखकर वो घबरा जाती है, जिसके बाद चुक एमा को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर वो उसकी हरकतें देखकर मना कर देती है और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन चुक की नीयत तो पहले ही खराब हो चुकी थी, तो वो एमा को जबरदस्ती कार से निकलने के लिए कहता है, जिससे डरकर एमा कार का हॉर्न बजाने लगती है। और हॉर्न की आवाज सुनते ही जर्मन वहां समझ जाता है कि वो लड़की जाग गई है, तो वो जल्दी से आकर अपने गाड़ी से गन निकाल कर लाता है और एमा को गन पॉइंट करके उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। उधर हॉर्न की आवाज एमा के मॉम डैड भी सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद एमा कोई मुसीबत में है, तो रॉबिन जल्दी से एमा की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं एमा गन की वजह से डरते हुए गाड़ी से बाहर निकल आती है। तभी यहाँ रॉबिन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन उसी वक्त जर्मन रॉबिन को मारकर बेहोश कर देता है। उधर मेरी ऑली को सेफ रखने के लिए टेंट में एक जगह पर रख देती है और फिर अपनी बेटी की तरफ भागती हुई आकर चुक के ऊपर कूद पड़ती है और उसके साथ हाथापाई करने लगती है। तभी एमा वहाँ से भागने लगती है, पर जर्मन उसे भागने से रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को शूट कर दूंगा। तो एमा रुक जाती है, जिसके बाद दोनों भाई उन तीनों के हाथ और मुंह बांधकर जंगल के अंदर एक जगह ले जाने लगते हैं और वहां ले जाकर उन्हें बांध देते हैं, जिसके बाद दोनों उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद चुक एमा की फोन लेकर चेक करने लगता है और ये वही फोन होता है जो न्यू ईयर वाली रात चुक उन लड़कियों की तस्वीर ले रहा था। तो एमा की फोन में चुक को एक तस्वीर दिखता है जिसमें एमा के परिवार के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। तो वो जर्मन को भी वो फोटो दिखाता है, जिसके बाद जर्मन मेरी से पूछता है कि ये बच्ची कहाँ है, पर मेरी उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद जर्मन और चुक दोनों मिलकर रॉबिन के सर पर एक बियर केन रख देते हैं और एक शूटिंग गेम खेलने लगते हैं। लेकिन रॉबिन डर के मारे कांप रहा था, जिससे केन नीचे गिर जाती है। तो जर्मन जाकर फिर से केन उसके सर पर रखता है, पर इस बार भी केन गिर जाता है, जिससे चुक गुस्से में आकर सीधा रॉबिन के सर पर शूट करके मार देता है। मेरी ये देखकर रोने लगती है, पर वो उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर उसके सर पर भी बियर केन रखते हैं और इस बार जर्मन निशाना लगाता है, पर 2 निशाना मिस होने पर वो सीधा मैरी के छाती में शूट कर देता है। अब पास में ही एमा बेहोश पड़ी हुई थी, तो जर्मन उसे भी शूट करके मार देता है। अब इन्हें मारने के बाद दोनों ऑली को ढूंढने टेंट पर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर ऑली नहीं मिलती, क्योंकि वो रोते हुए जंगल की तरफ चली गई थी। अब ऑली के न मिलने पर दोनों भाई वापस अपने घर चले आते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ चुक इवन को गन पॉइंट करके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी इवन उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। तो चुक इवन पर गोली चलाते हुए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इवन भागते हुए काफी दूर जाने के बाद एक जगह जाकर छुप जाता है। वहीं जर्मन भी सैम का पीछा करते हुए इसी तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन चुक को ये अब तक पता नहीं था कि यहाँ पर उसका भाई भी बहुत पहले ही आ चुका था और वो सैम का पीछा कर रहा है। तभी वो झाड़ियों के पीछे इवन समझकर गोली चला देता है, पर वो गोली जाकर उसका भाई जर्मन को लग जाती है। फिर चुक वहाँ जाकर देखता है कि वो गोली उसके भाई पर लग गई है और वो तड़प रहा है। वहीं पास में ही छुपी सैम के गोद में वो बच्ची अचानक रो देती है, जिसकी आवाज सुनकर चुक उसे ढूंढ लेता है और पीछे से आकर सैम पर गन पॉइंट कर देता है। फिर सैम को गन से डराकर जर्मन के पास ले आता है, जहां वो अभी भी तड़प रहा था। तभी ऑली फिर से रोने लगती है। चुक गुस्से में आ जाता है और ऑली को जबरदस्ती सैम से लेकर नीचे गिरा देता है, जिससे ऑली बेहोश हो जाती है। सैम ये देखकर बिल्कुल पागल सी हो जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन चुक उसे डरा धमकाकर चुप करा देता है। वही इवन भी पास में ही छुपकर ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इधर गोली लगने की वजह से जर्मन भी तड़प रहा होता है और तड़पते हुए चुक से कहता है कि मुझे गोली मार दो, मैं और सहन नहीं कर सकता। इसलिए न चाहते हुए वो जर्मन को और एक गोली मारकर पूरी तरह जान से मार देता है। इसके बाद वो सैम को वहाँ से ले जाकर एक पेड़ से बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, ताकि उसकी चीख सुनकर इवन बाहर आ जाए और वो दोनों को यहाँ पर मार दे। लेकिन उसके बार बार टॉर्चर करने पर भी सैम एक भी आवाज नहीं निकालती। वही इवन जर्मन के कमर से चाबी लेकर उसकी गाड़ी से पुलिस से मदद मांगने के लिए चला जाता है, पर गाड़ी की आवाज चुक सुन लेता है, जिसके बाद वो सैम को साथ लेकर कार से इवन का पीछा करने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ते में सैम उसके साथ हाथापाई करके कार को एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे चुक के साथ साथ सैम भी जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। वही इवन पुलिस स्टेशन में पहुंचकर वहां से पुलिस को साथ लेकर सैम की मदद के लिए आने लगता है। अब रात हो चुकी थी और सैम को भी होश आ जाती है, लेकिन वो कार से अभी भी बंधी हुई थी। तभी वो देखती है कि सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो वो कार की लाइट ऑन कर देती है, जिससे इवन और पुलिस को पता लग जाता है कि सैम वहीं पर है। लेकिन पुलिस इवन को गाड़ी के अंदर ही रहने को कहकर 2 पुलिस वाले आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी चुक कहीं से दोनों पुलिस वालों को शूट करके मार देता है और फिर इवन के ऊपर भी गोली चला देता है, जिससे गोली आकर उसके कंधे पर लगती है और वो जख्मी हो जाता है। वहीं सैम ये देखकर किसी तरह खुद को छुड़ाकर एक जगह जाकर छुप जाती है, लेकिन चुक सैम को बाहर लाने के लिए इवन पर गन पॉइंट करके काउंटडाउन करने लगता है, जिससे सैम बाहर आ जाती है। इसके बाद चुक सैम को गन से डराकर ड्राइविंग करने के लिए कहता है। तभी सैम इवन के पास आकर उसे पूछती है कि ऑली कहाँ पर है, तो वो कहता है कि मैं उसे साथ नहीं ले जा पाया था, वो अभी भी जंगल में है। तभी हम देखते हैं कि ऑली जंगल में अभी भी जिंदा होती है, जिसको जर्मन का वो डॉग पास में बैठकर प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि चुक गाड़ी के पीछे बैठकर दोनों को गन पॉइंट करके जबरदस्ती सैम से ड्राइविंग करवा रहा होता है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसका एक पैर टूट चुका था और वो हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज करवाना चाहता था। लेकिन सैम यहाँ होशियारी करती है और अचानक गाड़ी एक्सीडेंट करवा देती है, जिसके बाद चुक जख्मी हालत में गाड़ी से उतरने लगता है। लेकिन उससे पहले सैम गाड़ी से उतरकर चुक को मारने लगती है, पर चुक किसी तरह अपना गन लेने की कोशिश करने लगता है और तभी सैम एक पत्थर से चुक के सर पर मार मार के एकदम उसकी जान ले लेती है।
अब कहानी के आखिर में हम सैम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर उसकी होश आती है। फिर वो किसी तरह वहां से उठकर इवन के पास जाती है, जहां जाकर देखती हैं कि इवन को भी होश आ गई है, जिससे वो एक सुकून की सांस लेती है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।